बजट की आमद बस एक दिन का इंतजार, किसी को रिलीफ मिलेगा, किसी पर बोझ पड़ेगा। 250 के लगभग अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। मोबाइल फोन, लग्जरी गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक और कॉस्मेटिक आइटम्स महंगे होने का इम्कान। वजीर आजम का मिशन कतर, कप्तान का शानदार इस्तकबाल। अमीर कतर ने वेलकम किया। 1 लाख नौकरियां, LNG की कीमतों में रियायत। क्या इमरान खान कतरी हुक्काम को कायल करने में कामयाब होंगे? वजीर आजम कतर में पाकिस्तानी कम्युनिटी और ताजिर बरादरी से भी मुलाकात करेंगे। तारीख पे तारीख, सानिया साहिवाल पर GIT रिपोर्ट आने में ताखीर। डेडलाइन पूरी होने से चंद घंटे पहले GIT सरबराह ने हाथ खड़े कर दिए। एजाज शाह कहते हैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। उधर वजीर आला पंजाब ने GIT को मजीद वक्त देने से इनकार कर दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं इंसाफ की राह में ताख़ीर नहीं चाहते। मुतासरा खानदान रिपोर्ट के लिए बेचैन, मुतमईन न हुए तो एहतजाज करेंगे। मकतूलीन के वरसा का ऐलान। PIC लाहौर में नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना, ECG और एको मुकम्मल। दिल के पट्टे मामूल से ज्यादा सख्त होने के साथ साथ दिल का साइज भी बढ़ चुका है। रिपोर्ट में इंकशाफ। नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से मीडिया पर चलने वाली खबरों ने बेटी को परेशान कर दिया। बलोचिस्तान के जिला बोलान में पुरस्कार बीमारी ने खौफ व हिरास फैला दिया। जल्दी बीमारी 40 बच्चों की जिंदगियां निकल चुकी। मजीद कई बच्चे मुतासिर। बच्चों के वालिदैन का हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा। और पाकिस्तान बमुकाबला जनूबी अफ्रीका दूसरा वनडे डरबन में जारी। 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्स्ट्रा और मैं हूं अवैस इकबाल। आपको बताएं कि अवाम तैयार रहें, होशियार रहें, एक और इम्तहान करीब आ गया। बस एक दिन की दूरी। मिनी बजट कल पेश किया जाएगा। किसी को रिलीफ मिलेगा तो किसी पर मजीद बोझ पड़ेगा। सरकारी मुलाजमीन रडार में होंगे। पहले 8 लाख सालाना आमदनी वालों को टैक्स देना पड़ता था, अब 4 लाख की कमाई पर भी टैक्स देना पड़ेगा। मोबाइल फोन और लग्जरी गाड़ियां महंगी होंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी ड्यूटी में इजाफा होगा। 250 अशिया पर इत्तलात के मुताबिक रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ है। मिनी बजट में स्टॉक मार्केट समेत बरामदी शोबों के लिए मराती पैकेज का भी ऐलान किया जाएगा। बजट की आमद बस एक दिन का इंतजार। किसी को रिलीफ मिलेगा तो किसी पर बोझ पड़ेगा। हुकूमत का प्लान तैयार, आवाम को इंतजार। सरकारी मुलाजिमीन के लिए बड़ा चैलेंज। अब सालाना 8 लाख के बजाय 4 लाख कमाने वाले भी टैक्स देंगे। मोबाइल फोन की कीमतों में इजाफा होगा। लग्जरी गाड़ियां मजीद महंगी होंगी। खवातीन भी हो जाएं होशियार। कॉस्मेटिक आइटम्स पर नए टैक्स लगेंगे। घर बनाना पहले से बड़ा चैलेंज, क्योंकि सीमेंट भी महंगा होगा। सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर इम्पोर्ट ड्यूटी में इजाफे का इम्कान है। क्या बजट अवाम दोस्त होगा या कौम पर मजीद बोझ पड़ेगा? और नया बजट हुकूमत को अहदाफ तक पहुंचने में कितनी मदद दे सकता है? इसी पर बात करेंगे। मारूफ माहिर मुआशियात डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कोई भी जो मिनी बजट होता है हुकूमत के लिए अच्छा शगुन नहीं होता। आप पिछले 4-5 माह की जो असद उमर की कारकर्दगी है बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, उसे कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? एवरेज कोई इस किस्म की बात की जो कोई शाइन करती हो, शायद उन्होंने अभी तक अपना होमवर्क करने की कोशिश की है। ये मिनी बजट में 1300 रिकमेंडेशन थी कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करें, सेल्स टैक्स को 17% से 15% पे लाएं, पर मेरा नहीं ख्याल कि ये इन्होंने माना है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन लग्जरी आइटम लगाना चाह रहे हैं,
इनको चाहिए कि इनपुट पे कम करें अपने टैक्सेस, और डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं अमीरों पे प्रोग्रेसिव टैक्स लगाएं और गरीबों को छोड़ें। मगर जब आप FTR से ही एडवाइजेस लेती रहेंगी, जो पहली गवर्नमेंट को भी गलत एडवाइस देती रही है, शायद ही कोई आवाम को रिलीफ मिल जाए। बिजली रिलीफ जो है वो डॉक्टर साहब आपसे हम दोबारा राब्ता कायम करेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि डॉक्टर कैस असलम का भी यही कहना है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन को कम से कम करना चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेशन में इजाफा करना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो 50% से ज्यादा इकॉनमी है वो ब्लैक मार्केट इकॉनमी है। सिर्फ 12 लाख टैक्स पेयर्स हैं 21 करोड़ की आबादी में, और उसमें भी जो अक्सरियत है वो तनख्वाहदारों की है जिनकी सोर्स के ऊपर टैक्स कट जाता है। और इसलिए पाकिस्तान के हुक्काम को, पाकिस्तान की हुकूमत को हर मर्तबा इनडायरेक्ट टैक्सेशन का सहारा लेना पड़ता है। और एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत वक्त के लिए कि किस तरह वो टैक्स नेट को बढ़ाती है। जब तक इस टैक्स नेट को बढ़ाया नहीं जाएगा, जब तक हुकूमत की आमदनी में इजाफा नहीं किया जाएगा, तब तक हुकूमत मुआशी बहरान से बाहर नहीं निकल सकती। डॉक्टर कैस असलम बताइएगा कि जब मुल्क की 50% से ज्यादा इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी हो, ब्लैक इकॉनमी हो, सिर्फ 12 लाख टैक्स पेयर्स हों जिनमें से अक्सरियत तनख्वाहदार टैक्स पेयर्स की हो, जिनमें एट सोर्स टैक्स कटता है, तो ऐसे में टैक्स नेट बढ़ाए बगैर कोई चारा है हुकूमत के पास? डॉक्टर साहब देखिए जी, बात ये है कि ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए और डायरेक्ट टैक्सेस से बढ़ाना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करने चाहिए। मगर दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो अपने रोज के अखराजात को भी तो कम करे। वो रुपया जो टैक्स देते हैं उसका एफिशिएंसी लेवल भी तो बढ़ाए। ये पैसे खाए जाते हैं, पैसे ज़ाया होते हैं, पैसे मिसयूज होते हैं, उसके ऊपर भी तो चेक लगाए। ये सिर्फ बोझ अवाम पे डालना सही नहीं है कि जी टैक्स और दें। बात ये है कि आप बिजनेस को बढ़ाएं, इनपुट्स पे टैक्स कम करें ताकि प्रॉफिट्स पे टैक्स लगा सकें। वो आप करने को तैयार नहीं, क्योंकि FTR ना रहे कि आप देयर शुड बी ए स्मॉल गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट जो है एफिशिएंट हो, तो फिर आपके अखराजात जब कम होंगे, डेवलपमेंट अखराजात आप बढ़ाएं। बट एट द सेम टाइम टैक्स नेट को बढ़ाना जो है, जो आपने डॉक्यूमेंटेशन कही है, उसके जो तरीके डार साहब ने किए थे वो बहुत गलत थे। वो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने विद होल्डिंग टैक्स लगाए हुए बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे, उन पे भी लगाए हुए जो फाइलेंस हैं, तो बैंकिंग तो होके रह गई है। तो जरा रैशनली सोचना पड़ेगा आपको कि जो अननेसेसरी इंपोर्ट्स हैं उस पे सेल्स टैक्स बढ़ाएं आप, तो नेसेसरी इंपोर्ट्स हैं उस पे टैक्सेस कम करें। आप जो आम आदमी है उस पे सेल्स टैक्स कम करें, और जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कैस असलम, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि 1 लाख नौकरियों का हदफ, LNG कीमतों में रियायत, एक दौरा, कई अहदाफ, कप्तान का मिशन कतर, इमरान खान का कतर में शानदार इस्तकबाल किया गया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तानी कम्युनिटी और कतरी ताजरों से भी मुलाकात करेंगे। मेल मुलाकातें, राजो नियाज, वजीर आजम की कतर यात्रा का अहवाल। इमरान खान का दीवाने अमीरी में शानदार इस्तकबाल, बड़े मेहमान की बड़ी मेजबानी। अमीर कतर तमीम बिन हमाद अल सानी ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। इमरान खान को गॉर्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वजीर आजम कतरी ताजरों के साथ बैठक भी लगाएंगे, पाकिस्तानी भाइयों से भी हाल चाल लेंगे। कतर में पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमतें, LNG की कीमतों में रियायत दौरे का बड़ा मकसद है।
वज़ीर आज़म के दौरा कतर के ऊपर बात करेंगे। साबिक सफ़ीर डिप्लोमेट ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जब अबू धाबी के क्राउन प्रिंस इस्लामाबाद आते हैं तो इमरान खान खुद उनकी गाड़ी ड्राइव करते हैं, और जब इमरान खान कतर जाते हैं तो हमने देखा कि उनका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल नायब वज़ीर ख़ारजा ने किया। आप समझते हैं कि कतर से जो पाकिस्तान की तवक्कुआत हैं वो इस दौरे पर पूरी हो सकेंगी ज़फ़र हिलाली साहब? देखिए, हम जो इमरान खान साहब उधर गए हैं वो 2 वजह के लिए गए हैं। एक तो वो कह रहे थे जाने के पहले कि मैं कोशिश करूंगा कि गैस जो हमने खरीदा है वो लगता है कि कुछ काफ़ी कीमत काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो वो कोशिश ये करेंगे कि उसको थोड़ा सा कम करें। और दूसरी बात वो कह रहे थे ये है कि उनको कुछ शायद एश्योरेंस मिला हुआ है कि कतर के मैन पावर रिक्वायरमेंट्स ऐसे हैं कि पाकिस्तान से लेबर उधर जाए। तो ये बेसिकली वो गए इसलिए कि हमारी इकोनॉमी जो है वो मुश्किलात में है और वो चाहते हैं कि हमें इससे कुछ फायदा हो। तो मेरे ख्याल में अच्छा कोशिश होगा उनका। कतर एक बरादरी मुल्क है। ये कहना आप में कि एक जगह वो जाते हैं खुद जाके रिसीव करते हैं और कतर में सिर्फ एक नायब फॉरेन मिनिस्टर, वो बड़ा अनयूजुअल स्टेप था उनका जो उधर खुद गए थे एयरपोर्ट में। तो अमूमन फॉरेन मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर हेड्स ऑफ स्टेट को एयरपोर्ट पे रिसीव करता है, और ऑफिशियल जो वेलकमिंग सेरेमनी होती है वो अमूमन प्राइम मिनिस्टर हाउस में होती है या प्रेसिडेंसी में। ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ ही रहेगा। डॉक्टर कैस असलम, आप भी ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। इमरान खान इलेक्शन से पहले कहा करते थे कि हम मुल्क में लोगों को 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लोग बाहर से आकर नौकरियां किया करेंगे। अब इमरान खान दरखास्त देकर गए हैं कि 1 लाख पाकिस्तानियों को कतर में नौकरी पर रख लिया जाए, और ये छोटे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ये कोई हाईली स्किल्ड लेबर नहीं है। तो आप समझते हैं कि अगर कतर की जानिब से 2-3 अरब डॉलर की डेफर्ड पेमेंट भी पाकिस्तान को ये फैसिलिटी मिलती है तो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बूस्ट मिलेगा? डॉक्टर कैस असलम जी, इस वक्त क्योंकि इकोनॉमी फ्रेजाइल है, हमारे फॉरेन जो रिजर्व हैं वो कम हैं, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो हम जो भी ऐसा मुल्क जिसके पास वाफर पैसे हैं और शायद टैप नहीं हुए हुए हम टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात भी सही है कि जो शायद वर्ल्ड कप होना है वो या यूए में होना है या कतर में होना है, एंड सच फोर, तो वहाँ जॉब्स निकली हुई हैं। पाकिस्तानी बहुत पैसा भेजते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं। हमने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्री पॉलिसी अभी तक दी नहीं है, तो इसीलिए ये एक अगर पाकिस्तानियों को बाहर के इन मुल्कों के रास्ते मिल जाते हैं तो वो उन फैमिलियों के लिए एक बूस्ट होगी। बट एट द एंड ऑफ थिंग जो असल इशू वो कतर सऊदी अरब नहीं है। असल इशू है कि हम डोमेस्टिकली उन मुल्कों से इन्वेस्टमेंट लाएं जो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जो जॉब क्रिएशन भी कर सकते हैं और जो हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ा भी सकते हैं। वहाँ फिर हमें वो बूस्ट मिलेगी जो आप चाहते हैं। मगर मैं ये सारे जो दौरे हैं प्राइम मिनिस्टर के, इसको पॉजिटिव समझता हूँ। हमें एशिया में भी तो अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, वो जो 2-3 अरब डॉलर की डेफर्ड पेमेंट के बारे में बूस्ट किया जा रहा है सरकारी हुक्काम की जानिब से, उससे पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिलेगा? जी, इतना तो हो जाएगा कि फिर आप जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट हैं उनका कोई डायरेक्शन तयन कर सकते हैं। आप दूसरे मुल्कों से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं उनको कोई डायरेक्शन दे सकते हैं और आपको मूडी जो रेटिंग है आपकी बेहतर हो जाएगी। इसमें तो सहारे मिल जाएंगे। आपने शायद कर्जे भी वापस करने हैं इन दिनों में, चीज का भी करना है, तो शायद वो बैकिंग हो जाए। और वो जो हम चाहते हैं IMF के पास ना जाएं, या अगर जाएं तो लाइट शर्तों पे जाएं, वो भी बूस्ट हो जाएगी। बट ये सस्टेनेबल नहीं है। और जो प्रॉब्लम मुझे नजर आता है वो और किस्म का है कि जब आप IMF के पास जाते हैं तो वो इंस्टीट्यूशनल शर्तें लगाते हैं, जब आप शहजादों के पास जाते हैं तो वो और किस्म की पॉलिटिकल रीजनल शर्तें लगाते हैं जो पता नहीं पाकिस्तान
बिल्कुल वहां पर एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हो रही है। जफर हिलाली साहब, जब वजीर आजम दौरा कतर में मसरूफ हैं, उसी वक्त कतर के अंदर तालिबान के साथ मुज़ाकरात के ऊपर भी डेवलपमेंट हो रही है। अमरीकी सफ़ीर, अमरीकी जो नुमाइंदा हैं ज़ल्मे खलीलजाद, वो भी इस मामले में खासे एक्टिव हैं। आप समझते हैं कि कतर में अफगान मसले का हल निकल सकता है तालिबान के साथ मुज़ाकरात की सूरत में, अगर अमरीका वहां पर इन्वॉल्व होता है पाकिस्तान की मदद के साथ? पाकिस्तान मदद अमेरिका को कर रहा है इस हद तक कि तालिबान को वो कह रहा है कि इनसे बात करें और एक हल निकालें। हम उन तालिबान को डिक्टेट नहीं कर सकते, हम जबरदस्ती उनसे कुछ करवा नहीं सकते हैं। अमेरिका जो है उनको पता है अगर अमन चाहते हैं क्या क्या शर्तें हैं उनको पूरा करना होगा। एक शर्त ये है कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौजी निकाल लें। अब ये तो बड़ा क्लियर है, और अब अगर अमेरिका करना चाहता है तो करे, नहीं करना चाहता है तो ये जंग चलता रहेगा। अमेरिका अगर ये समझ जाए कि हम उसको आके तालिबान को मनवा सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है, ना हम कर सकते। अच्छा जफर हिलाली साहब, अभी डॉक्टर कैस असलम ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने ये कहा कि अगर आप IMF के पास जाते हैं तो वो किसी और तरह की मुआशी शर्तें आयद करते हैं, अगर आप प्रिंसली स्टेट्स में जाते हैं तो वो किसी और तरह की मुआशी शर्तें आयद करते हैं जिनके पॉलिटिकल रिपरकशंस भी होते हैं। तो आप समझते हैं कि जो कतर की जानिब से पाकिस्तान को इक्तिसादी इमदाद दी जाएगी वो इस मुहावरे के मुताबिक होगी कि देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड? देखिए सीधी सादी बात यह है कि IMF का, अगर आप IMF के प्रोग्राम के तहत पैसे लें तो वो शर्तें जो होते हैं वही होते हैं, जो बड़ा रकम हो या छोटा रकम हो, वो शर्तें जो हैं वो पब्लिश होते हैं। वो शर्तें ये हैं कि आपकी कैश फ्लो ठीक होना चाहिए, कि आपके पास इतने पैसे आते हैं कि उनका इमदाद को आप वापस कर पाएं। ये कहना कि अगर छोटा रकम हो कुछ शर्तें कम होते हैं और बड़ा रकम हो ज्यादा होते हैं, बिल्कुल नहीं। और आप अगर पब्लिक देख लें IMF के प्रोग्राम्स के, वो हर जगह यही देखते हैं कि कैश फ्लो क्या है। अब कतर जो है वो एक दूसरा किस्म का स्टेट है, बिल्कुल वो तो आपको मुफ्ती दे सकते हैं, बगैर सूद दे सकते हैं, बगैर कंडीशनलिटीज को पोस्टपोन कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया जो है हमें जरूर मिसाल के तौर पे वो हमें कर्जा देते हैं, 4% 5% होता है, 4-5% पे भी कर्जा आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है आजकल की दुनिया में। मगर सबसे बड़ी बात ऐसा होता है हमारे अच्छे दोस्तों के साथ कि वो इंसिस्ट नहीं करते हैं, देना तो हमें पड़ता है उनको सूद, वो सूद जो सॉफ्ट टर्म्स के हैं, मगर वो इंसिस्ट नहीं करते हैं कि 2 नहीं तो कुछ करेंगे या 2 नहीं तो हम विड्रॉ करेंगे। ये बड़ी बात होती है जो गल्फ स्टेट्स में और जो प्राइवेट मनी के मोनार्कीज में। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कैस असलम की जानिब जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि असल मुआशी इमदाद वो होती है जब मुआशी मदद देने वाले मुल्क की जानिब से टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जाए, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, मुल्क के अंदर जॉब्स क्रिएट हों। अभी तक वजीर आजम इमरान खान अपने 9 या 10 दौरों में इस तरह की इमदाद पाकिस्तानी अवाम के लिए हासिल करने में तो नाकाम रहे हैं ना डॉक्टर साहब? क्राइसिस से निकलने का इशू था, स्टेबिलिटी लाने का इशू था, और शायद उसमें वो कामयाब हो गए हैं। अगर सऊदी अरब आपको डेफर्ड पेमेंट पे तेल भी दे दे, और शायद मुझे नहीं पता मगर मेरी ख्वाहिश है कि मलेशिया अगर आपको डेफर्ड पेमेंट पे खुर्दनी तेल दे दे तो आप वो कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद फिर जब आपकी रेटिंग जरा बेहतर हो जाए तो फिर आप उन मुल्कों की तरफ जाते हैं जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कर्जा ही नहीं देंगे जी, कर्जा तो IMF के थ्रू देंगे, जो फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ आएंगे जहाँ टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर होती है, जॉब भी क्रिएशन होती है। अब वो मेरा ख्याल है कि 12वीं हम प्लान ला रहे हैं, जब तक वो 12th प्लान नहीं आती हमें नहीं पता लगेगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जॉब क्रिएशन पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी किस सिमत जाएगी और डेवलपमेंट कहाँ कहाँ होनी है। फिर ही वाजे होगा प्राइम मिनिस्टर के भी पोजीशन और मुल्क की भी पोजीशन
کہ کس طرف بہت جائیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قیس اسلم آپ کا۔ ظفر ہلالی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر قیس اسلم نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے اسد عمر کی بطور فائنانس منسٹر جو پرفارمنس ہے ایوریج رہی ہے۔ مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ تیرے وعدے پہ جیے تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے گر اعتبار ہوتا۔ جے آئی ٹی سربراہ نے ڈیڈ لائن ختم ہونے سے چند گھنٹے پہلے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ رپورٹ کے لیے 72 گھنٹوں کی مہلت ختم ہو گئی۔ جے آئی ٹی رپورٹ مکمل کرنے میں ناکام ہو گئی۔ جے آئی ٹی سربراہ اعجاز شاہ کہتے ہیں کہ ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے جب تک تمام لیبارٹری رپورٹس اور تمام بیانات ریکارڈ نہیں ہوتے رپورٹ دینا ممکن نہیں۔ ویسے بھی اتنے بڑے واقعے پر 3 دن یا 2 دن میں رپورٹ نہیں دی جا سکتی۔ جے آئی ٹی بنی ہے انڈر ATA ایکٹ، کیونکہ اس میں ATA کا جرم لگا ہوا ہے اور اس میں 30 ڈیز جو ہے وہ پیریڈ ہے اس کو کنکلیوڈ کرنے کا، کورٹ میں چلان سبمٹ کرنے کا۔ ابھی جو ہم پریلیمنری سارے کام کر رہے ہیں کہ جو ایویڈنس ریکارڈ کر رہے ہیں اور کسی کنکلوژن پہ اس لیے نہیں پہنچ رہے کہ جب تک ساری چیزیں ویریفائی ہو کے نہ آ جائیں جو لیب وغیرہ میں ہیں یا جو ہم سٹیٹمنٹس ریکارڈ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم کسی کنکلوژن پہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس میں اصل واقعہ کیا ہوا اور کون گناہ گار ہے کون گناہ گار نہیں ہے۔ سر آج شام 5 بجے تک آپ نے رپورٹ پیش کرنی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہہ رہے ہیں اس والے سے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہے وہی ان کو بتائیں کہ جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابھی اس میں ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے اور نہ ہی اتنے بڑے واقعے کو 3 دن میں یا 2 دن میں کوئی رپورٹ دی جا سکتی ہے کہ جی کس کو گناہ گار کریں کس کو نہ کریں۔ انیشل فائنڈنگ سر کچھ تھوڑا سا شیئر کریں۔ انیشل فائنڈنگز ابھی ہماری کوئی نہیں ہے۔ ابھی انیشل فائنڈنگ یہی ہے کہ جی یہ جو ہم نے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے ہیں، ہم نے موقع دیکھا ہے، ہم نے جو لوگ موقع پہ تھے پولیس والوں نے فائرنگ کی ہے ان کے سٹیٹمنٹس لیے ہیں اور اس طریقے سے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایوان وزیر اعلیٰ کا جے آئی ٹی سربراہ سے رابطہ ہوا۔ اعجاز شاہ کے میڈیا پر بیان دینے پر اظہار برہمی کیا گیا۔ یہ حساس معاملہ ہے، بیان دینے سے گریز کریں۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے اعجاز شاہ کو ہدایت پہنچائی گئی ہے جبکہ جے آئی ٹی کو ابتدائی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس حوالے سے صوبائی وزراء سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں کہ آج جو اعجاز شاہ کی جانب سے بیان دیا گیا میڈیا پر اس پر اظہار برہمی کیا گیا ایوان وزیر اعلیٰ کی جانب سے۔ اسی سارے معاملے پر بات کریں گے اپنی نمائندہ روبا عروج جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ روبا بتائیے گا کہ ایک جانب جے آئی ٹی کے سربراہ نے معذرت کر لی کہ ہم 72 گھنٹے میں رپورٹ نہیں دے سکتے، دوسری جانب اعجاز شاہ نے میڈیا سے بھی بات کر لی، پھر وزیر اعلیٰ کے جو ایوان ہے اس کی جانب سے اظہار برہمی بھی کیا گیا۔ ہو کیا رہا ہے، اطلاعات کیا ہیں آپ کے پاس؟ بالکل ویس دیکھیں جیسا کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور اس پر صرف حکومتی ہی نہیں بلکہ اپوزیشن کے لوگ بھی پشیمانی کا شکار ہیں، تشویش پائی جاتی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ لیکن جو ہے وہ جیسا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ آج 5 بجے پیش کی جانا تھی اور اب جو ہے وہ اجلاس ایوان وزیر اعلیٰ میں چل رہا ہے۔ 8 کلب کے اندر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خود موجود ہیں، اس کے علاوہ اہم جو وزیر ہیں وہ موجود ہیں، وزیر قانون موجود ہیں، بیوروکریسی کے اہم عہدیدار موجود ہیں۔ اجلاس جاری ہے اور جو حکومتی ذرائع ہیں اور اس وقت ہمیں جو انفارمیشن موصول ہو رہی ہے اس کے مطابق ابھی جو ہے وہ حکومتی جو ذرائع ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ شام 6 بجے تک جو ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی اور جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اس رپورٹ میں ابتدائی رپورٹ میں کیا جو ہے وہ ڈسیزن دیے گئے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اہم جو حکومتی ذمہ داران ہیں سی ٹی جی کے اور دیگر جو ہے وہ لوگ ان کو معطل بھی کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آئی جی پنجاب کے حوالے سے بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ سسپینڈ کیا جا سکتا ہے۔ اوورآل اگر بات کی جائے جو جے آئی ٹی کے سربراہ ہیں سید اعجاز شاہ کی، جیسا کہ انہوں نے بات کی دن کو اور پھر کہا کہ ان کے پاس ابھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، تو یہ بڑا ایک غیر ذمہ دارانہ سا اسٹیٹمنٹ تھا جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ جو ایوان وزیر اعلیٰ ہے وہاں سے رابطہ کیا گیا اور ان کو سرزنش کی گئی کہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے اور اس پر آپ بیان بازی کر رہے ہیں تو ابتدائی رپورٹ آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے آپ نے جو فیکٹ فائنڈ کیے ہیں آپ وہ پیش کریں، کیونکہ ابتدائی رپورٹ کی جو آج ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ 5 بجے ختم ہو چکی ہے۔ تو اسی سلسلے میں ابھی بھی جو ہے وہ اجلاس جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ وہاں پر نہ صرف بیوروکریسی موجود ہے بلکہ اسی بات پر مشاورت ہو رہی ہے کہ ابتدائی رپورٹ کے بعد جو اپوزیشن کی طرف سے ایک رول لگایا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کے ہینڈ اوور کیا جائے یہ معاملہ، کیونکہ انہیں جے آئی ٹی پر ٹرسٹ نہیں ہے۔
इसी तरह से लेकिन रूबारूद सवाल तो ये पैदा होता है ना कि JIT पिछले 72 घंटों से कर क्या रही थी? ना किसी एनी शाहिद का बयान रिकॉर्ड किया गया, ना मकतूलीन के वरसा में से किसी का बयान रिकॉर्ड किया गया, क्राइम सीन को धो दिया गया, उसके बाद ना गोलियों के जो खौल हैं उनको फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भिजवाया गया। अभी तक JIT ने किया क्या? 18 घंटे पहले 5 अफसरान का उसमें मजीद इजाफा हो गया, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने, यही हाल हुआ ना इस JIT का रूबा? बिल्कुल, JIT पे ट्रस्ट तो अपोजिशन की जानिब से पहले ही जो है वो ख़त्म हो चुका था और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस पर एतबार नहीं करेंगे क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी तरफ से, क्योंकि पुलिस का महकमा भी बीच में शामिल है, तो इस वजह से इसको पहले ही मुतनाज़ बना दिया गया था। ऊपर से ये बयान जो आ गया उसके बाद जो है वो मज़ीद सूरत हाल गंभीर हो गई और इसी बेस पर सरजनिश की गई है जो JIT के सरबराह हैं उनकी, और उन्होंने कहा है कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, इसको जो है वो इससे गुरेज किया जाए और इब्तदाई रिपोर्ट पेश की जाए। इब्तदाई रिपोर्ट में कहा यह जा रहा है कि अगर अबहम पाया गया और सूरत हाल जो है वो वाज़ेह होती दिखाई ना दी गई तो जुडिशल कमीशन बनाकर उसके हैंड ओवर मामला कर दिया जाएगा। अभी तक जो दावे किए जा रहे हैं हुकूमती ज़राए के मुताबिक उनका ये कहना है कि अहम जो अहदेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का इम्कान मौजूद है और खुसूसी तौर पर IG पंजाब के खिलाफ जो है वो कोई बड़ा डिसीजन जो है वो मुतवक्की है, क्योंकि इस इशू को लेकर जहां पर हमें कौम को एक होना चाहिए था और मामला जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया रूबा अरूज। उनका ये बताना था कि IG पंजाब और दीगर जो सीनियर पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इस वक्त ये बात हकीकत है कि उस्मान बुज़दार अपनी पहली डेडलाइन में नाकाम हो चुके हैं। उधर साहिवाल वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास शुरू हो गया है। मुश्तरका तहकीकाती टीम की है। इजलास में सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, सूबाई वजीर कानून राजा बशारत, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG पुलिस और मुताल्लिका एजेंसियों के आला हुक्काम भी शरीक हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ सुलेमान से। काशिफ, क्या मामला जुडिशल कमीशन की जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं? जी, ये जो साहिवाल है, इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास तो शुरू हो चुका है, लेकिन जो एक नई बहस है वो आज जो JIT के सरबराह थे उन्होंने जो बयान दिया उस हवाले से ये कि ये तहकीकात जो है इतनी जल्दी मुकम्मल नहीं हो सकती, उस हवाले से अब इसका जायज़ा लिया जा रहा है। और इस हवाले से ये भी बताता चलूँ कि जो वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं उनसे जब ये सवाल मैंने किया कि जी एजाज शाह का ये कहना है JIT के सरबराह का कि ये इतनी जल्दी मुकम्मल नहीं हो सकता, तो उनका कहना था ये कतई तौर पे नाकाबिल कबूल है, जो डेडलाइन दी गई है इसके अंदर ही इसका फैसला आना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं वो खुद भी इस हवाले से जो है वो वज़ीर आला पंजाब के साथ राब्ते में है और उन्होंने कहा ये रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल की जाए और जो जिम्मेदारान है उनको जो है। अच्छा काशिफ, कुछ तज्जियाकारों का ये भी कहना है कि आज जब एजाज शाह मीडिया से बात कर रहे थे तो उनकी आंखों में कोई दर्द नहीं था, कोई नदामत नहीं थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल एक कोल्ड किस्म की थी और ये लग रहा था कि वो अपने पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तज्जियाकारों ने ये इल्ज़ाम आयद किया क्योंकि ये JIT उन्हीं इदारों पर मुश्तमिल है जिनके ज़ेरे साया ये सारा वाक़या पेश आया। काशिफ, अच्छा जी, इस हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं जो जिस तरह मैंने कहा वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी जो है नेमुल हक, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने उनसे ये सवाल भी किया था कि JIT के जो सरबराह है वो वक्त जो मांग रहे हैं, तो उनका कहना था कि हमारे दौर में इस तरह नहीं होगा। मॉडल टाउन के जो सानिया था उसको आज तक मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो डिफेंड करते हैं, जबकि हमारे वज़रा ने इसको 1 घंटे भी डिफेंड नहीं किया और हम इस हवाले से जो इंसाफ है वो करेंगे। जबकि वज़ीर आला पंजाब का भी कहना है कि इंसाफ सिर्फ होगा नहीं, होता हुआ नजर भी आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ सुलेमान आपका। नईमुल हक का ये कहना था कि हमारे वज़रा ने इस मामले को डिफेंड नहीं किया। पता नहीं नईमुल हक के इनकी नज़र में राजा बशारत उनके वज़ीर हैं या नहीं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे न्यूज़ एक्स्ट्रा में और बात करेंगे नवाज शरीफ की सेहत की। नवाज शरीफ के दिल का साइज मामूल से बड़ा और पट्टे मोटे हो गए हैं। साबिक वजीर आजम के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में तिब्बी मुआयने की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई है। दिल की शरियानों की तंगी को देखने के लिए ECG, एको और थेलियम टेस्ट किए गए। एको रिपोर्ट में दिल के पट्टे मामूल से सख्त निकले। मरियम नवाज ने बाप की सेहत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। दिल का साइज मामूल से बड़ा, एक वॉल तंग हो गया। नवाज शरीफ के PIC में तिब्बी मुआयने के बाद इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। इको रिपोर्ट में दिल के पट्टे भी मामूल से सख्त निकले।
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डॉक्टर शाहिद हमीद की सरबराही में 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने साबिक वजीर आजम का तिब्बी मुआयना किया। दिल की शरियानों की तंगी को देखने के लिए थलीम टेस्ट किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर ने कायद के इलाज की सहूलतों को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब हिम्मत वाले शख्स हैं, अच्छी स्पिरिट में हैं। अभी उनके कुछ मजीद टेस्ट होना बाकी हैं। अभी कुछ जो इब्तदाई अभी टेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मरियम नवाज ने भी अब्बा जान की सेहत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। नवाज शरीफ के दिल का साइज मामूल से बड़ा और पट्टे मोटे हो गए हैं। साबिक वजीर आजम के PIC लाहौर में तिब्बी मुआयने की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हेल्थ बीट को भी कवर करते हैं। नवीद, बताइएगा, आज जब नवाज शरीफ को PIC लाया गया तो नवाज शरीफ खुद अपने कदमों पर चलकर अस्पताल में गए, उसके बाद जो उनका तिब्बी मुआयना हुआ उसमें क्या बात सामने आई? जी वैसे बिल्कुल बज़ाहिर तो मियां नवाज शरीफ जब PIC में जब उनको लाया गया आज सुबह के औकात में, तो बिल्कुल बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त लगते थे और वो अपने कदमों पर चल के जो है वो गए। CCU में उनको लेकर जाया गया और इब्तदाई तौर पर चूँकि डॉक्टर्स को मुश्किलात का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि मियां नवाज शरीफ की जानिब से जो उनके पिछले अदवार में जो उनके टेस्ट और जो इलाज मुआवजा किया गया था उसकी फाइल्स या उसका रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया था, जिसकी वजह से जो है डॉक्टर्स को जो एक पैनल बनाया गया था उसको इब्तदाई तौर पर जो ECG और एकोग्राफी जो है वो करनी पड़ी और उसके बाद फिर जो उनका थैलियम स्कैन टेस्ट भी किया गया। इस हवाले से जो हमारे ज़राए का ये कहना है कि जो उनकी एज के हवाले से अगर बात करें तो उनके जो पट्टे हैं दिल के वो सख्त हैं और जो है वो दिल का साइज भी बढ़ा हुआ है। और चूंकि वो एज के हिसाब से अगर बात करें तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि 70 साल तक जो पेशेंट होता है ऐसे ही है, लेकिन चूंकि मियां नवाज शरीफ के पहले भी जो सर्जरी हो चुकी है और वो कार्डिक पेशेंट है, तो लिहाजा उन्होंने कोई रिपोर्ट्स को तसल्ली बख्श करार नहीं दिया। उनका यही कहना था कि इनका जो इकोग्राफी की गई है उसके मुताबिक जो है वो इनके दिल के जो पट्टे हैं वो सख्त हैं और दिल का साइज बढ़ा हुआ है। लिहाजा जो है उसके बाद थैलियम स्कैन टेस्ट किया गया। थैलियम स्कैन टेस्ट के भी 2 पार्ट होते हैं। पहले हिस्से में उन्होंने जब मियां नवाज शरीफ को थैलियम स्कैन टेस्ट के लिए कोई इंजेक्शन लगाया तो उनका ब्लड प्रेशर भी जो है वो हाई हुआ, जिसके बाद फिर उन्होंने थोड़ा सा इस टेस्ट में ताख़ीर की और ताख़ीर करने के बाद जो है वो बाकायदा जो है वो मियां नवाज शरीफ को कुछ रेस्ट दी। उन्होंने फिर दोबारा टेस्ट शुरू किया। पहला मरहला ख़त्म किया टेस्ट का, फिर उन्होंने कुछ वॉक कराई मियां नवाज शरीफ से। कुछ वॉक कराने के बाद दोबारा दूसरा जो थैलियम स्कैन का जो टेस्ट है उस मरहले को शुरू किया और बाद में फिर जो उनका टेस्ट मुकम्मल करने के बाद जो है वो उनको यहाँ से PIC से वापस जेल भिजवाया गया। इस दौरान जो है वो जो कारकुन थे नून लीग के, वहाँ पर मेयर लाहौर भी पहुंचे, उसके साथ साथ ख्वाजा इमरान नज़ीर और दीगर कारकुन भी थे। उन्होंने नैब के खिलाफ भी नारेबाजी की और उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ अच्छा मियां नवीद, ये बताइएगा कि जो आज टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं वो नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान के हवाले की गई, क्योंकि उन्होंने एक एहतजाजी मरासला लिखा था सेक्रेटरी हेल्थ के नाम, और जो इससे पहले नवाज शरीफ को दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं उनमें कोई तब्दीली की गई है? वैसे अभी तक तो कोई ऐसी रिपोर्ट्स जो है सिर्फ और सिर्फ इको जो एक बड़ा एक टेस्ट नॉर्मल टेस्ट जो होता है कार्डिक पेशेंट का, बड़ा टेस्ट तो थैलियम स्कैन है और थैलियम स्कैन का जो टेस्ट है वो उसकी रिपोर्ट जो आती है वो कल मुतवक्के है, क्योंकि इस हवाले से 24 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है, इस रिपोर्ट को आने में टाइम लगता है। और कल जो थैलियम स्कैन की जो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक फिर पता चलेगा कि आगे क्या मामला चलते हैं। लेकिन हस्पताल ज़राए के मुताबिक जो है वो एज के लिहाज से जो उनका जो मामला ख़राब हो रहे हैं, चूँकि उनकी एज ज़्यादा है और इस एज में ऐसे ही होता है, तो हम उनको दाखिल करने का कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि PIC में उनको दाखिल किया जाए। अब मज़ीद सूरत हाल जो पेश रफ्ता वो वाज़ह होगी, वो थैलियम स्कैन टेस्ट के बाद पता चलेगा कि मियां नवाज शरीफ के जो, चूँकि वो इंतहाई बरीक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल क्लोज थैलियम स्कैन जो दिल के वाल पट्टे उसकी तमाम सूरत हाल उससे पता चलती है कि वो कितने कमज़ोर हैं। क्या उसके बाद डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि क्या ये सजेशन देते हैं क्या बाईपास होगा या वो क्या करते हैं, ये तो थैलियम स्कैन की जो एक रिपोर्ट आएगी उसके बाद वाज़ह सूरत हाल होगी। अच्छा नवीद, क्या इस बात का इम्कान है कि थैलियम स्कैन के बाद नवाज शरीफ को दोबारा कोट लखपत जेल लाहौर से PIC मुंतकिल किया जाए, उन्हें वहां पर एडमिट कर लिया जाए? जी बिल्कुल, एडमिट के हवाले से तो आज हमारी 2-3 हमारे जो ज़राए हैं PIC के उनसे बात हुई थी,
تو ایڈمیشن کے حوالے سے کہنا قبل از وقت ہے. آج تک کی جو صورتحال ہے ویسے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ ایڈمیشن ان کا نہیں بنتا کیونکہ وہ ان کی 70 سال ایج ہے. ٹیسٹ بھی تسلی بخش نہیں ہے کیونکہ ایج کے حساب سے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بہتر ہے اتنے ایج کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جو مریض ان کو ایسے ہی ٹیسٹ. بہت بہت شکریہ میاں نوید، ہمیں تمام تر صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے. بات کریں گے کچھ اب کرکٹ کی. جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ون ڈے میں پاکستان کا ٹاپ آرڈر ناکام ہو گیا. گرین شرٹس مشکلات سے دوچار ہیں. ابتدائی بلے بازوں میں کوئی بھی ڈٹ کر نہیں کھیل سکا. پہلے ون ڈے کے ہیروز بھی ناکام ہو گئے. امام الحق جنہوں نے پورٹ الزبتھ میں 86 رنز بنائے تھے آج صرف 5 رنز بنا سکے، جبکہ فخر زمان نے صرف 26 رنز بنائے. گزشتہ میچ میں 49 رنز بنانے والے بابر اعظم نے فقط 12 رنز بنائے. اور اس کے ساتھ ہی نیوز ایکسٹرا میں اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز.